हेलो एंड वेलकम टू ऑल। दिस इज आशुतोष शर्मा और आप देख रहे हैं फिजिक्स ज्ञान। आज से क्लास 11 का फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर 2 दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट। सबसे पहले समझते हैं ये यूनिट एंड मेजरमेंट का मतलब क्या होता है। लेट्स थिंक आपका कोई फेवरेट शर्ट है और उस शर्ट को आप सिलवाना चाहते हो, लेकिन उसका नाप आपके पास नहीं है और आप कपड़े को ले जाके दर्जी को देते हो। तो क्या दर्जी कभी आपके कपड़े का सही फिटिंग सिल के दे सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज द लैक ऑफ मेजरमेंट। ऐसे अगर देखा जाए तो डेली लाइफ में हमें मेज़रमेंट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आप एग्ज़ाम्पल देख सकते हो कि सुबह सुबह सबके घर पे दूध वाला आता है, तो हम एक इक्वल अमाउंट में दूध लेते हैं डेली। इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे कि मार्केट में अगर आप शूज़ या स्लीपर ख़रीदने जाते हो तब भी एक मेज़रमेंट वहाँ पे होता है जिसकी वजह से आपको अपने फिटिंग की शूज़ या स्लीपर मिलते हैं। और अगर पेट्रोल पंप में हम पेट्रोल भराने जाएं तब भी एक निश्चित अमाउंट में पेट्रोल हमारे गाड़ी में भरा जाता है। तो ये सारा खेल किसका है? मेज़रमेंट का है। ऐसे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे फैक्टर मिलेंगे जहाँ पे हर वक्त हमें मेज़रमेंट का काम होता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बिजली की बिल घर पे आ रही है तो एक निश्चित अमाउंट में आ रही है, उसका भी मेज़रमेंट हुआ है। तो मेज़रमेंट को हम तब अच्छे से समझ पाएंगे जब हमें यूनिट के बारे में पता हो, और अगर हमें यूनिट पता हो तो हम मेज़रमेंट को भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम यूनिट से। व्हाट इज यूनिट? व्हाट इज यूनिट? थोड़ा सोचिए आप, आंसर क्या होगा। आखिर यूनिट किसे कहेंगे? आप थोड़ा और सोच सकते हैं आखिर यूनिट क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिट ऑफ मास दैट इज़ 1 किलोग्राम, यूनिट ऑफ टाइम दैट इज़ 1 सेकेंड, यूनिट ऑफ लेंथ दैट इज़ 1 मीटर। सो व्हाट डज मीन अबाउट 1 मीटर, 1 किलोग्राम, 1 सेकेंड? लेट्स थिंक। चलिए इसके डेफिनेशन से हम देखते हैं। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, can't make. तो व्हाट इज़ यूनिट का मतलब क्या होगा? यूनिट इज़ दैट पार्ट ऑफ अ क्वांटिटी बाय विच वी कंपेयर द सेम क्वांटिटी। तो इस डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ? चलिए इसको समझने से पहले हम कुछ क्वांटिटी के बारे में बात कर लेते हैं। एक क्वांटिटी है मास, दूसरी क्वांटिटी है आपकी लेंथ, आपका टाइम। और आपको मैं बता दूं मास की यूनिट क्या होगी? 1 किलोग्राम। लेंथ की यूनिट क्या होगी? 1 मीटर। और टाइम की यूनिट क्या होगी? 1 सेकेंड। तो यूनिट का मतलब होता है 1। यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। यहाँ पे मास देख सकते हो आप, 1 है। लेंथ क्या है? 1 है। टाइम क्या है? 1 है। 1 सेकेंड। इसको समझने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। लेट्स से आप 5000 ईयर पहले चले गए हो, जहाँ पे लोग हैं, एप्पल की खेती होती है, चारों तरफ एप्पल उगाया जाता है। उनसे जाके किसी एक पर्सन से आप कहते हो कि मुझे 1 kg एप्पल दे दो। तो जो इंसान होगा वो इसके बारे में क्या सोचेगा? क्योंकि उसे तो ना तो यूनिट पता है ना तो किलोग्राम के बारे में कुछ पता है।
वो कैसे आपको 1 kg एप्पल देगा? ही डोंट नो व्हाट इज़ 1 kg। तो मेरी बात, मैं जो कहना चाहता हूँ उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। आज आप जो देख रहे हो, कहते हो मार्केट से कुछ लेने जाओ, 3 kg एप्पल या 5 kg बनाना या 2 kg पोटैटो। तो अगर आप इसको लेने जाते हो तो एप्पल, बनाना या मास को मेजर जो कर रहे हो वो किस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर कर रहे हो? आप मास के अंदर कर रहे हो। मतलब आप 3 kg एप्पल का मास लोगे, 5 kg बनाना का मास लोगे, 2 kg मास आपको पोटैटो का चाहिए। तो अब यहाँ पे गौर से देखिएगा कि यूनिट क्या होता है। हमने यहाँ पे क्या किया है कि जैसे कि मास को कंपैरिजन करने के लिए हम मास ही में से एक छोटा सा पार्ट अलग कर लेते हैं, जिसको हमने क्या बोला? 1 किलोग्राम बोला। फॉर एग्ज़ाम्पल, मास तो हर जगह पर है, हर साइज का है। आयरन में भी मास होता है, प्लास्टिक के टुकड़े को ले लो, वुड के टुकड़े को ले लो, ग्लास के टुकड़े को ले लो, हर जगह पे आपको क्या दिखेगा? मास दिखेगा। तो हमें मास बाई भी करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम मिल्क खरीदने जाते हैं, पेट्रोल खरीदने जाते हैं, हम एप्पल खरीदते हैं, हम बनाना खरीदते हैं, हम ऐसे कई सारी चीज़ें खरीदते हैं। तो वहाँ पे ये ज़रूरी हो जाता है कि आखिर हम कितना क्वांटिटी का मास खरीद रहे हैं। ओके, तो उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इंटरनेशनली सब लोग एक साथ बैठ के क्या किए? एक टुकड़ा चूज़ किया जिसका नाम रख दिया क्या? 1 kg। सब ने कहा कि इस मास को हम आज के बाद क्या बोलेंगे? 1 kg बोलेंगे। तो इंटरनेशनल यूनियन ने मिल के एक प्लेटिनम इरिडियम का टुकड़ा चूज़ किया और उसको कह दिया कि आज से ये 1 किलोग्राम बोला जाएगा। और इसका प्रोटोटाइप बनाकर, मतलब इसकी एक नकल बना के सारी कंट्री को भेज दी गई और उनसे कहा गया इसका जो वेट है या जो भी मास इसमें है उसको आज से हम क्या बोलेंगे? 1 kg बोलेंगे। तो इसीलिए सारी कंट्री ने क्या किया? उसकी नकल बना ली। ऐसे ऐसे पूरे कंट्री में हमने क्या किया? 1 kg का मास डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो मास को कंपैरिजन करने के लिए किसी भी बॉडी, आपका खुद का वेट हो सकता है, किसी आलू के बोरे का वेट हो सकता है, कुछ भी, कोई भी वेट हो सकता है। उसको कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले एक टुकड़ा अलग कर लिया गया जो कि यूनिवर्सली या यूँ कहे पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है, क्योंकि सभी लोगों ने मिलकर उस टुकड़े को क्या बोला? 1 kg बोला। और कहा कि ऐसे ऐसे 2 टुकड़े अगर हो जाएंगे तो वो क्या होगा? 2 kg होगा। अगर ऐसे ऐसे 3 टुकड़े होंगे तो वो क्या होगा? 3 kg होगा। ऐसे ऐसे 4 टुकड़े होंगे तो क्या होगा? 4 kg होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए, यूनिट इज़ दैट पार्ट ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? मास की बात कर रहे हैं। तो मास की यूनिट, मास का वह पार्ट होगा बाई विच बी कंपेयर द सेम क्वांटिटी। मतलब हम उसी क्वांटिटी को कंपैरिजन कर रहे हैं। तो हमने क्या किया? एक मास था, उस मास से हमने एक टुकड़ा चूज़ कर लिया। कौन सा टुकड़ा चूज़ कर लिया? एक भार, एक दिया गया भार, वो जो भी कुछ हो, उसको हमने क्या मान लिया? 1 kg मान लिया। और फिर कहा कि इसी से अब आगे आने वाले सारे मासेस को हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। अब हमें कुछ भी खरीदना हो मार्केट से और अगर वो मास का टुकड़ा है तो हम उसका कंपैरिजन किससे करेंगे? 1 किलोग्राम उस बॉडी से करेंगे जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। अब फॉर एग्जांपल कभी इंटरनेशनली कोई मतलब इंटरनेशनल लेवल पे कोई बहस हो जाती है और कोई कंट्री क्लेम करता है कि ये जो प्लेटिनम इरिडियम का टुकड़ा है जिसे आप 1 kg वहाँ पे मानक मतलब जो मानक माना गया है, कोई कंट्री ए कह दे कंट्री बी से कि आपके यहाँ पे जो प्रोटोटाइप है, जो आप 1 kg यूज कर रहे हो, वो एक्चुअल में जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड 1 kg है उससे थोड़ा कम है। अब अगर ऐसा क्लेम होता है तो ए कंट्री के द्वारा, किस कंट्री में? बी कंट्री में।
तो बी कंट्री कहेगा नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि दो कंट्री के बीच काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहता है, तो वो मास को किस में कंपैरिजन करते हैं, केजी में कंपैरिजन करते हैं। तो अगर एक कंट्री को लगा कि बी जो अपने यहाँ पे मास यूज कर रहा है वो यहाँ पे जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड 1 kg है उससे कम यूज कर रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा घाटा होने लगेगा इसका। तो बी कहेगा, क्लेम करेगा नहीं हमारे यहाँ पे जो 1 kg यूज होता है मेजर करने के लिए वो स्टैंडर्ड है और वो जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया उसी के हिसाब से हम 1 kg ले रहे हैं। लेकिन कंट्री ए नहीं मान रहा इस बात को, तो दोनों कहाँ पे जाएंगे, दोनों जाएंगे यूनाइटेड नेशन में, और वहाँ पे वो लोग कंपैरिजन करेंगे किसको, अपने अपने 1 kg को किससे कंपैरिजन करेंगे, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है 1 kg मास। ओके, और फिर वहाँ पे अगर इनका 1 kg दोनों का इसके बराबर आता है तो बात वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 1 kg क्या है, हमने खुद बनाया है। 1 kg ऐसा नहीं कि कहीं किसी ने ला के दे दिया ये लो 1 kg और इससे आज कंपैरिजन करना, ऐसा नहीं है। कई लोगों ने बैठ के वहाँ पे 1 kg को चूज़ किया और कहा कि इस 1 kg को, ये जो प्लेटिनम इरेडियम का टुकड़ा है, इसको आज के बाद हम क्या मानेंगे, 1 kg मानेंगे और इसी से हर बॉडी का, हर मास का कंपैरिजन करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि अगर आप 3 kg एप्पल खरीद रहे हो मार्केट से, तो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड जो 1 kg है उससे क्या है, 3 गुना, मतलब 3 टाइम्स मोर। हम क्या करेंगे, यही लिखा है, कंपैरिजन करते हैं। हम कहेंगे कि 3 गुना ज़्यादा उससे हमें एप्पल चाहिए। अगर 5 kg बनाना लेते हैं तो हमें 5 गुना ज़्यादा, इससे 5 गुना ज़्यादा क्या चाहिए, बनाना चाहिए। अगर हम 2 kg पोटैटो की बात करते हैं तो हमें क्या चाहिए, 2 kg, मतलब 2 टाइम्स 1 kg से 2 गुना ज़्यादा क्या चाहिए, पोटैटो चाहिए। सिंपली लेंथ की बात करते हैं, जैसे लेंथ की यूनिट होती है 1 मीटर। सो 1 मीटर भी यूनिवर्सल, जैसे कि यहाँ पे ना इंटरनेशनल यूनियन जो था उसने क्या किया, लेंथ का भी एक पार्ट कट कर लिया। अब लेंथ क्या है, एक अलग यूनिट हो गई, मतलब एक ये अलग फिजिकल क्वांटिटी थी और ये अलग फिजिकल क्वांटिटी है। तो लेंथ में हमने फिर से, हमें देखो लेंथ का के भी कंपैरिजन करना है ना। जैसे कि कहते हैं कि सिटी ए से सिटी बी की दूरी 10 किलोमीटर है, या पॉइंट ए से पॉइंट बी की दूरी 100 मीटर है। तो आखिर 100 मीटर हम कैसे समझेंगे, या फिर से मैं कहूँ कि आप काफ़ी पुराने समय में चले जाओ और वहाँ पे लोगों से कहो कि हमें पॉइंट ए से, कोई सिटी एक्स से सिटी वाई है, और किसी से आप पूछ लो एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो वो आपको नहीं बता पाएगा वैल्यू। क्यों, क्योंकि वहाँ पे 1 मीटर टाइप का कुछ चूज़ नहीं किया है लोगों ने मिलके। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि 1 मीटर लेंथ हमने चूज़ कर लिया है कि सारी कंट्री एक जगह पे बैठ के उन्होंने सबसे पहले डिसाइड किया कि इस टुकड़े को 1 kg कहेंगे, हाँ इतने लेंथ को जो भी वो हो उसको क्या बोलेंगे, 1 मीटर बोलेंगे। और आज के बाद अगर किसी को 2 मीटर कुछ ज़मीन खरीदनी हो या 3 मीटर कपड़ा खरीदना हो, तो वो इसी 1 मीटर से 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, मतलब हम क्या कहेंगे, फिर से हम, मतलब मेरा मेन उद्देश्य है यूनिट को समझाना। तो यूनिट क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वह पार्ट, जैसे कि हमने लेंथ का एक पार्ट कट कर लिया, 1 मीटर कट कर लिया, बाय विच बी कंपैरिजन सेम क्वांटिटी। अब उसी पार्ट से हम उसी सेम क्वांटिटी को कंपैरिजन करते हैं। तो सिंपली लेंथ का एक टुकड़ा सभी लोगों ने बैठ के कट किया और इंटरनेशनली इसे एक्सेप्ट कर लिया कि आज से इसी को हम क्या बोलेंगे, 1 मीटर बोलेंगे। तो फिर इसी के बाद अगर 2 मीटर की बात होती थी तो इसका 2 गुना हो जाएगा, 3 मीटर की बात होती है तो इसका 3 गुना हो जाएगा, 4 मीटर की बात होती है तो इससे 4 गुना हो जाएगा। सिंपली हम लोगों ने सेकंड को भी ऐसे चूज़ किया, टाइम का एक छोटा सा फ्रैक्शन ले लिया और कहा कि इसको क्या बोलेंगे, 1 सेकेंड बोलेंगे। तो अगर 2 सेकेंड होगा तो वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड 1 सेकेंड से कितना टाइम्स होगा, 2 गुना ज़्यादा होगा। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अमाउंट क्या होगा, अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू n इंटू यूनिट। n क्या होगा, नंबर ऑफ टाइम, और यूनिट क्या होगी, उस क्वांटिटी की यूनिट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमने कहा आपसे कि हमने 5 kg एप्पल बाई किया है,
तो 5 kg एप्पल बाई करने का मतलब क्या होगा कि वो 1 kg से हमने कितना गुना ज़्यादा एप्पल बाई किया है, 5 गुना ज़्यादा एप्पल बाई किया है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा यूनिट क्या होता है। फिर से मैं एक बार कह रहा हूँ कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक पार्ट हम कट कर लेते हैं और उसी पार्ट से हम उसी क्वांटिटी को कंपैरिजन करते हैं। अब ये आप ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि अगर हमारा मास है जो कि 1 kg हमने कट कर लिया, अब उससे हम लेंथ को मेज़र नहीं करने वाले। फॉर एग्ज़ाम्पल, या लेंथ का पार्ट अगर 1 मीटर कट कर लिया तो इसे किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज नहीं करते। क्या आपने सुना है कि मार्केट में गए और मार्केट से आपको कुछ सब्जियां खरीदनी है, लेट्स से आपको टमाटर खरीद के लाना है, तो क्या कहोगे आप कि हमें 1 मीटर टमाटर दे दो? तो ऐसा नहीं होगा। आप ये थोड़ी कहोगे कि हमें 1 मीटर टमाटर चाहिए या 10 मीटर टमाटर दे दो, आपको बेवकूफ़ समझेंगे लोग। क्यों? क्योंकि हम लेंथ जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसका जब हमने यूनिट माना है 1 मीटर, इसको सिर्फ और सिर्फ हम लेंथ को कंपैरिजन करने के लिए ही यूज करेंगे। ऐसे ही मास का कंपैरिजन जो होता है, ठीक है, 1 kg जो माना है, इसका भी यूज हम सिर्फ और सिर्फ किसको मेजर करने के लिए करेंगे? मास का मेजर करने के लिए। ये नहीं कि हमें चाहिए लेंथ और आप मास मेजर करो। जैसे कि पॉइंट ए और बी के बीच की दूरी, फॉर एग्जांपल पॉइंट ए और बी के बीच की दूरी की बात करें तो ये क्या है? लेंथ है। तो लेंथ का कंपैरिजन लेंथ से ही होगा। यहाँ पे कहेंगे ये 10 मीटर है, 100 मीटर है, ये नहीं कहने वाले ए और बी के बीच की दूरी है 10 किलोग्राम। इट्स नॉट मेक सेंस। क्यों? यूनिट क्या कहता है कि आपने जिस क्वांटिटी का यूनिट चूज़ किया है, आप उसी क्वांटिटी को कंपैरिजन करोगे या मेज़र करोगे उसी यूनिट से। ये नहीं कि किसी एक यूनिट को हम किसी दूसरे क्वांटिटी को कंपैरिजन करने के लिए लगा दें। एक एग्जांपल आप और देख सकते हो, जैसे टाइम देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आप पॉइंट ए से बी के बीच की दूरी कितने सेकंड में कवर करोगे, तो आप क्या कहोगे? 10 सेकंड में हम पॉइंट ए से बी के बीच की दूरी कवर करेंगे। ना कि ये कहोगे कि 10 किलोग्राम में हम पॉइंट ए और बी के बीच की दूरी कवर करेंगे। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि यूनिट क्या होता है और ये किस तरह से मेज़रमेंट में हेल्प करता है। विदाउट यूनिट हम चीज़ों को एग्जैक्टली मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट यूनिट एंड मेज़रमेंट। आप इस टॉपिक का अगर नोट्स चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा। चलिए अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी समझते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी हम इस मैप से समझेंगे। ये मैप है एक गांव रामपुर का। देखिए X 1 3 2 4 5 एंड 6 ये वो प्लेस हैं जहाँ से हम रामपुर गांव में एंट्री ले सकते हैं। ये इस गांव का ईस्ट होगा, इधर वेस्ट, नीचे नॉर्थ और ऊपर साउथ। तो चलते हैं गांव में घूमने। हम X से एंट्री लेते हैं। हमें सबसे पहले क्या दिखता है? पोस्ट ऑफिस। तो हमने क्या लिखा? पोस्ट ऑफिस। फिर हम सीधे जाते जाते, देखो यहाँ से सीधे चलते चलते, देखिए यहाँ से सीधे चलते चलते किधर मुड़ जाते हैं? राइट की तरफ टर्न ले लेते हैं। इधर से किधर टर्न लेते हैं? राइट की तरफ। तो हम पोस्ट ऑफिस हमें मिला और हमने आगे चल के क्या टर्न लिया? राइट की तरफ टर्न लिया। तो राइट की तरफ टर्न लेने पे यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखे। ओके, मान लेते हैं ये वेस्ट की तरफ है और ये किधर है? नॉर्थ की तरफ है। तो यहाँ से हमें 2 एरिया मिलेंगे, मतलब 2 डायरेक्शन मिलेंगे। एक है नॉर्थ की तरफ और दूसरा किधर है? वेस्ट की तरफ। अब जब हम नॉर्थ की तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहीं पे हमें देखिए नॉर्थ की तरफ आगे की तरफ जा रहे हैं, तो फिर एक रास्ता मिलेगा जो कि किधर जा रहा है? वेस्ट की तरफ, ये ईस्ट की तरफ, और किधर जा रहा है? ये नॉर्थ की तरफ। तो अगर यहाँ से नॉर्थ पे गए तो 3 रास्ते दिखेंगे।
पहला रास्ता किधर जाएगा, देखिए एक रास्ता जा रहा है ईस्ट की तरफ, दूसरा रास्ता जा रहा है नॉर्थ की तरफ, और तीसरा रास्ता जा रहा है वेस्ट की तरफ। अगर हम ईस्ट की तरफ जाते हैं, अगर आप रामपुर गांव में सबसे पहले ईस्ट की तरफ, यहाँ से अगर हम देखें ईस्ट की तरफ जाएं तो हमें गेट क्या मिलेगा 1, और यहाँ पे इस जंक्शन में क्या है W मतलब वेल है, कुआं है। अगर हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो गेट नंबर हम 3 से बाहर हो जाएंगे, और अगर हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो हम किधर की तरफ मुड़ जाएंगे, गेट नंबर 4 की तरफ। बात करते इधर, यहाँ पे अगर हम सीधा जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्कूल मिलता है। देखिए यहाँ से हम वेस्ट की तरफ गए थे तो हमें क्या मिला, स्कूल मिला। यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक 6 की तरफ जाइए या तो नीचे चले जाइए। तो हम क्या करते हैं, 2 रास्ते पे फिर मुड़ेंगे। हम किधर चले जाएंगे, हम नीचे एक रास्ता तो जाएगा गेट नंबर 6 की तरफ, एग्ज़िट हो जाएंगे। दूसरा रास्ता किधर जाएगा, देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, जो आगे चल के किधर मुड़ जाएगा, लेफ़्ट टर्न ले लेंगे। यहाँ से लेफ़्ट टर्न ले लेने के बाद आगे फिर ये रास्ता स्कूल से ही होते हुए फिर हम किधर जा रहे हैं, फिर से हमने लेफ़्ट टर्न लिया और फिर हम कहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे मान लेते हैं इस रास्ते को ओपन कर देते हैं। इस रास्ते को ओपन कर देंगे तो हम फिर से लेफ़्ट लेकर किधर जाएंगे, गेट नंबर 5 की तरफ निकल जाएंगे। तो इस मैप से हम फिजिकल क्वांटिटी में क्या समझना चाहते हैं, ओके। जो रास्ता एक्सप्लोर कर रहा था, मान लेते हैं उसका नाम है चिंटू। जो चिंटू है वो कौन से हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो कि खोज करेंगे, जो कि रास्ते का मैप तैयार करने वाले हैं। और ये जो रामपुर है वो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है। ये जो भौतिक संसार देख रहे हो, फिजिकल दुनिया देख रहे हो, ये कई सारी चीज़ों से भरा पड़ा है और सारे खोज चल रहे हैं। तो ये फिजिकल वर्ल्ड आप कह सकते हो रामपुर है, या ये फिजिकल वर्ल्ड बहुत ही कॉम्प्लेक्स संसार या बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो समुद्र है, जहाँ पे लाखों करोड़ों अरबों क्या है डेफिनेशन भरे पड़े हैं, जो धीरे धीरे एक एक की खोज होती रहेगी। स्पॉट क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे जो आप स्पॉट देखो ना, पोस्ट ऑफिस, फील्ड, टी शॉप, पॉन्ड, ओके, डेयरी और स्टेशनरी शॉप और स्कूल। जैसे जैसे ये साइंटिस्ट चिंटू आगे बढ़ा है, उसने देखा कि यहाँ तो पोस्ट ऑफिस है, चलो इसके बारे में लोगों को बताते हैं। यहाँ पे टी शॉप है, चलो इसके बारे में लोगों को बताते हैं। यहाँ पे फील्ड है, इसके बारे में बताते हैं। इस गांव में पॉन्ड है, स्टेशनरी स्टोर है, डायरी है, स्कूल है, डेयरी है, स्कूल है, इस सब के बारे में चलो लोगों को बताते हैं। तो ऐसे साइंटिस्ट ने क्या किया, फिजिकल वर्ल्ड में घूमना शुरू किया, रामपुर में घूमना शुरू किया। उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे तो फोर्स है, तो उन्होंने फिजिकल क्वांटिटी फोर्स के बारे में बता दी, F=ma। इन्होंने देखा कि यहाँ पे तो मोमेंटम है, तो उन्होंने बता दिया मोमेंटम। उन्होंने देखा कि बॉडी में मास भी होता है, तो उन्होंने मास को फिजिकल क्वांटिटी बोला। उन्होंने देखा कि बॉडी में लेंथ भी होता है, तो लेंथ भी आपका क्या हो जाएगा, एक फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। उन्होंने समय को देखा तो उसको भी क्या बोला, फिजिकल क्वांटिटी बोल दिया। ऐसे हज़ारों चीज़ें अभी तक उन्होंने देखा और फिर उसकी खोज हुई, तो दैट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या होगा, ये रहा आपके सामने। फिजिकल क्वांटिटी आर दोज विच फॉलो द लॉ ऑफ नेचर, ईच इवेंट इन द नेचर फॉलोज दिस लॉ। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, जो लॉ ऑफ नेचर को फॉलो करता हो। जैसे कि फिजिकल वर्ल्ड जो क्या है वो लॉज से भरा हुआ है, साइंटिस्ट ने उस लॉ को खोजा और उसी को नाम क्या दे दिया, ये है फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी को 2 भागों में तोड़ा गया या 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा है ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो हम देखते हैं ये फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड ड्राइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी आखिर होता क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी इसका मतलब क्या है, व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी से समझने से पहले आपके पास कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7
8, 9 एंड 0। तो ये 10 ऐसे नंबर हैं जिससे मैथ के हम किसी भी नंबर को बना सकते हैं। एक तरह से ये जादू कर देते हैं। हमें मैथ में कोई भी नंबर अगर बनाना हो तो हम इन्हीं 10 नंबरों का यूज करते हैं। तो दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 इज़ द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का जो फंडामेंटल यूनिट होगा ये यही कितने नंबर होंगे, 10 नंबर होंगे। अगर हम बात कर लें अल्फ़ाबेट्स की, ए बी से लेकर एक्स वाई जेड की बात कर लें, जो कि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ये ए से लेकर जेड तक के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ये क्या होते हैं, फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश पढ़नी है, अगर आप इंग्लिश के बारे में नॉलेज चाहते हो, तो आपको बेसिकली सबसे पहले क्या रटा दिया जाएगा, ए से लेकर जेड तक। कि अगर ए से लेकर जेड तक आपने अच्छे से पढ़ लिया, आपको याद है, तो आप फिर इंग्लिश में आगे बढ़ सकते हो। ये तो बेसिक है आपका, दैट इज़ फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश। ऐसी अगर केमिस्ट्री की बात कर लें तो वहाँ पे हाइड्रोजन से कहानी शुरू होती है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, और ऐसे ही कहानी चलती रहती है। तो लगभग जितने भी एलिमेंट हो 120 या उसके आगे, ये क्या हैं, अगर इन एलिमेंट के बारे में नहीं पता है, क्योंकि पूरी की पूरी केमिस्ट्री इसी एलिमेंट की स्टडी पे डिपेंड होती है, एलिमेंट किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, तो ये क्या है, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। तो क्या ऐसा कोई फंडामेंटल फिजिक्स में भी है कि बिना उसके फिजिक्स का कोई अपने आप में अस्तित्व नहीं है? तो आपका इसका आंसर होगा यस, ऐसा है, बिल्कुल है। दैट इज़ द फंडामेंटल क्वांटिटी इन फिजिक्स। ओके, तो जिस तरह से ए बी आपस में इंडिविजुअल होते हैं, बी सी या एक्स वाई जेड आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं होता, इसी तरह से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की बात कर ले तो ये एलिमेंट अगर इंडिविजुअली बात करें तो अलग अलग कैरेक्टर रखते हैं, सबकी अपनी अलग आइडेंटिटी होती है। इसी तरह से अगर नंबर की बात कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 एंड 0, तो ये नंबर आपस में क्या है, एक अलग अलग नंबर्स होते हैं। लेकिन मैजिक तब होता है कि जब इन दोनों को साथ में मिलाते हैं, जैसे कि यू। यहाँ पे इंग्लिश का फंडामेंटल जो मैंने बताया ना कि ए से लेकर जेड है, इस फंडामेंटल से हमने 3 यूनिट को अलग किया, 3 यू, वाई ओ यू को, और इनको एक साथ मिला दिया तो ये क्या बन गया, यू बन गया, जिसका कोई मतलब है। वैसे वाई का अपने आप में कोई मतलब नहीं होता, ओ का अपने आप में कोई मतलब नहीं होता, यू का अपने आप में कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जब ये साथ में लिख दिए जाते हैं तो इट मेक सेंस। नेक्स्ट अगर देखते हैं इसी तरह एंड, तो यहाँ पे ए एंड डी को साथ में मिला दिया तो ये वर्ड बना दिया। इसी तरह से इंग्लिश में वर्ड तभी बनेंगे जब आपको बेसिक फंडामेंटल पता हो, यूनिट पता हो कि ए से लेकर जेड जो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, इसी से हमारा सारा काम चलना है। सिंपली अगर हम 1 और 2 का मतलब आप समझ रहे हो, लेकिन इससे हम 12 बना सकते हैं, 1 2 3 4, कुछ भी, कोई भी नंबर लिखना हो 5 0 2 6, तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इन्हीं 10 नंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से हाइड्रोजन के साथ अगर हम क्लोरीन मिला देते तो HCl बन जाता है। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन बेसिकली आपको ये समझना होगा कि इन यूनिट्स के बगैर कुछ नहीं होने वाला। जैसे कि अल्फ़ाबेट्स ए से लेकर जेड तक अगर कोई भी अल्फ़ाबेट गायब होता है तो बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होंगे जिसे आप नहीं बना सकते हो। ऐसे 1 से लेकर 0 तक के किसी भी एक नंबर को आप रिप्लेस कर लीजिए, मान लेते हैं 5 को हटा देते हैं नंबर सीरीज से, तो क्या अब नंबर का अपने आप में कोई अस्तित्व है? नहीं। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि जो फंडामेंटल है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द बेस ऑफ दैट particular subject. So in physics this also happen, there are some fundamental quantities, there are 7 fundamental quantities. आंसर क्या होगा? yes, there are 7, only 7. यहाँ पे आपको 10 मिलेंगे, यहाँ पे 26 मिलेंगे, यहाँ पे 120 के ज़्यादा मिलेंगे नंबर्स, लेकिन फिजिक्स में सिर्फ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है जिससे पूरा फिजिक्स की हिस्ट्री डिसाइड होती है। Here you can see
The physical quantity which is independent to each other is called the fundamental quantity. It freely exists in nature. तो फॉर एग्जाम्पल A to Z फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं. हाइड्रोजन से लेकर अगर 120 एलिमेंट की बात करते हैं, ये भी एग्जिस्ट करते हैं. 1 से लेकर 0 एग्जिस्ट करता है. तो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज विच इज फ्रीली एग्जिस्ट इन नेचर. देयर आर नो रिलेशनशिप बिटवीन बोथ टू फंडामेंटल क्वांटिटीज. दे आर सेपरेट टू ईच अदर. देयर आर नो एनी रिलेशन बिटवीन दैम. दे फ्रीली एग्जिस्ट इन नेचर. दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज. मतलब ये क्वांटिटी फ्रीली एग्जिस्ट करती हैं. एक फंडामेंटल क्वांटिटी का दूसरे फंडामेंटल क्वांटिटी से आपस में दूर दूर तक कोई रिलेशन ही नहीं होता है. और अगर उसमें रिलेशन बैठाया जाए तो वो फिजिक्स के ये 7 मिलके फिजिक्स के सारे क्वांटिटी को एक्सप्लेन कर देती है. जितना भी आज तक फिजिक्स में स्टडी किया गया है ये सब इसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे बेस होती हैं. इन्हीं को हम मिलाते हैं और कुछ नई क्वांटिटी दिखा देते हैं. लेकिन ओवरऑल जैसे कि हमने कुछ नंबर उठाया और कोई नया नंबर दिखा दिया और ऐसे ऐसे इनफाइनाइट नंबर हमारे पास तैयार हो रहे हैं. जैसे कि A से लेकर Z तक ये 26 को आपस में मिला दिया, ऐसे इनफाइनाइट वर्ड तैयार हो रहा है. उसी तरह से फिजिक्स में 7 ऐसे क्वांटिटी हैं जिससे हम कई सारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जिससे हम कई सारे क्वांटिटी को निकाल सकते हैं. तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ये रही आपके सामने. नंबर 1 है लेंथ, दूसरा है मास, थर्ड टाइम, फोर्थ टेम्परेचर, फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, 6 ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड 7 क्वांटिटी ऑफ मैटर. और इसकी यूनिट क्या होंगे आप देख सकते हो सामने. लेंथ की यूनिट मीटर, मास की यूनिट किलोग्राम, टाइम की यूनिट सेकंड, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट कैंडेला एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर की यूनिट मोल होगी. तो हमने फंडामेंटल क्वांटिटी देखी. अब देखते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी. ये नाम ही से क्लियर है. ड्राइव्ड का मतलब जिससे बनाया गया हो. ड्राइव का मतलब क्या होगा? जिसे बनाया गया हो. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि A, B, C, D अलग अलग थे लेकिन हमने कोई सेंटेंस बनाया मोस्ट, इट, यू, दे. तो इन्हीं को हमने मिला के क्या बना लिया? फंडामेंटल को मिला के क्या बना लिया? हमने वर्ड्स तैयार कर लिया. इसी तरह से हम फिजिकल क्वांटिटी को, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मिलाकर अगर कोई क्वांटिटी बनाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? ड्राइव्ड क्वांटिटी. जैसे कि इसका एग्जांपल आप देख सकते. फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन. इसका एग्जांपल देख सकते हो. फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन. अब मास क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है लेकिन यहाँ पे एक्सीलरेशन निकल के आया तो एक्सीलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम. अब टाइम और मास क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है लेकिन वेलोसिटी नहीं है. तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस, अब देखिए सब फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिला. तो ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं. इसने किसको बनाया? फोर्स को बनाया. अगर हम मोमेंटम की बात कर ले, P मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो फाइनली ये जो क्वांटिटी बनते हैं ये एट लास्ट अगर आप तोड़ते चले जाओ तो आपको क्या मिलेगा? फंडामेंटल क्वांटिटीज ही दिखेंगे. तो फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटी की जगह पे अगर कुछ और दिख रहा है तो उसको किस में तोड़ा जा सकता है? फंडामेंटल क्वांटिटीज में तोड़ा जा सकता है. तो आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि आखिर फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी किस तरह से बिल्कुल फ्री होती है आपस में, लेकिन ड्राइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड होती हैं. अब अगला हमारा टॉपिक रहेगा सिस्टम ऑफ यूनिट. तो टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट. देखिए अलग अलग कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशन अलग होती है जिसकी वजह से हर एक कंट्री अपने हिसाब से सिस्टम ऑफ यूनिट्स का यूज करता है.
सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है कि किसी एक दिए गए लार्ज एरिया में हम किस तरह के सिस्टम को अप्लाई करेंगे, जैसे कि उसमें मास को पूरी की पूरी कंट्री एक ही तरह से मेजर करेगी, लेंथ को उसी में मेजर किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इंडिया की बात करें तो यहाँ अधिकतर मास को मेज़र किया जाता है किलोग्राम में। आप कुछ भी खरीदने जाओगे आपको किलोग्राम में मिलेगा, बट इफ़ यू आर देयर इन फ्रांस देन व्हाट हैपन, आपको हर चीज़ वहाँ पे पाउंड में मिलेगा। 10 पाउंड, 3 पाउंड, 2 पाउंड, 7 पाउंड। तो इस तरह से फ्रांस में अलग सिस्टम ऑफ यूनिट को अप्लाई किया गया है, इंडिया में कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट को अप्लाई किया गया है, MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अप्लाई किया गया है। So basically there are three system of यूनिट। ये 3 सिस्टम है, MKS, FPS और CGS। यहाँ पे इन तीनों को देखते हैं। इधर हम डालेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट और इधर आपका रहेगा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, आपकी 3 फिजिकल क्वांटिटी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। पहली फिजिकल क्वांटिटी आपकी होगी लेंथ, दूसरा होगा मास और तीसरा होगा टाइम। तो ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करते हैं। सबसे पहला सिस्टम आपका क्या होगा, MKS, दूसरा होगा FPS और तीसरा होगा CGS। तो there are 3 system of unit. Basically these 3 system of units is used in very vast way. So MKS system, in MKS system the name stand for meter kilogram second system। M मतलब मीटर, इसका मतलब इसमें लेंथ को हम किससे मेजर करेंगे, मीटर में। मास को, जैसे ये M से मीटर हो गया, मास को किससे, किलोग्राम से। और फिर S क्या हो गया, सेकंड। तो इन MKS सिस्टम द लेंथ ऑफ अ बॉडी इज मेजर इन मीटर, द मास ऑफ अ बॉडी इज मेजर इन किलोग्राम एंड द टाइम इज मेजर इन सेकंड। चलिए मान लेते हैं 2 लोग डाटा शेयर करना चाहते हैं। तो डाटा शेयर करते समय दोनों को ये पता होना चाहिए कि ये किस सिस्टम में डाटा शेयर हो रहा है, MKS सिस्टम में शेयर हो रहा है कि FPS सिस्टम में शेयर हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कोई कंट्री एक साइंटिफिक डाटा है वो किसी दूसरे कंट्री को सेंड कर रही है, तो वो क्लियरली मेंशन करेगी ये सारे डाटा हम MKS सिस्टम में सेंड कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करती है तो दूसरी कंट्री उसे FPS में समझ सकती है। फॉर एग्जांपल अगर 100 मीटर डिस्टेंस मान लिया जाए और दूसरी कंट्री उसे 100 फुट मान ले, तो आपको लगेगा कि 100 मीटर और 100 फुट में अंतर क्या होता है, इसीलिए सिस्टम ऑफ यूनिट को बताया जाता है। तो सेकंड आप देखते हैं FPS सिस्टम, जिसमें लेंथ को किस में मेजर करते हैं, फुट में, मास को किस में मेजर करते हैं, पाउंड में, और टाइम को सेकंड में। तो ये हमेशा रहेगा। इसी तरह CGS सिस्टम में लेंथ को किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। ओके, मास को किस में मेजर करेंगे, ग्राम में मेजर करेंगे, और टाइम को किस में मेजर करेंगे, सेकंड में मेजर करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फॉर एग्जांपल कि मान लेते हैं कंट्री है इंडिया और दूसरी कंट्री है USA। तो कोई फ्लाइट USA से आ रही है इंडिया की तरफ, अब उसे इंडिया में लैंड करना है। USA में बताया गया कि वहाँ जो फ्लाइट की हाइट है वो 30,000 फुट है, लेकिन अगर इंडियन सिस्टम इसे 30,000 मीटर समझ लेगा तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा प्लेन को लैंड कराने में। प्लेन पता नहीं कहाँ पे लैंड होगी। दैट्स वाई वी नीड अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। तो जब काम इंटरनेशनली होने लगे
तो हमें क्या है कि पूरे इंटरनेशनल, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया मास के बारे में कि फ्रांस में मास पाउंड में मेज़र किया जाता है, बट इन इंडिया इट इज़ किलोग्राम। तो मान लेते हैं गोल्ड का व्यापार हो रहा है, एक उसे किलोग्राम में मेज़र करेंगे, दूसरा उसे पाउंड में मेज़र करेंगे, तो कुछ कन्वर्जन होगा और वहाँ पे थोड़ा बहुत 1-2 ग्राम का लॉस होता है। तो 1-2 ग्राम गोल्ड का लॉस आप समझ सकते हो कितने रुपए का लॉस होगा। तो ऐसे में इंटरनेशनली हमें एक सिस्टम चाहिए जिसमें हम अगर कोई व्यापार करेंगे तो हम उस एसआई सिस्टम के अंदर ही व्यापार करेंगे, जिसमें मास को किलोग्राम में मेजर ही किया जाएगा, लेंथ को मीटर में ही मेजर किया जाएगा, टाइम को सेकंड में ही मेजर किया जाएगा। तो इस तरह से हमें एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की नीड पड़ेगी। ये नीड क्या करेगा कि कंट्री के बीच में जो व्यापार होगा वो काफ़ी आसान कर देगा। अगर हम अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स को लेकर चलें तो आप जानते हो मीटर और फुट में अंतर हो जाता है कुछ पॉइंट का, किलोग्राम पाउंड में अंतर हो जाता है कुछ पॉइंट का। तो अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री से व्यापार करती है जहाँ पे अमाउंट काफ़ी मैसिव लेवल पे होता है तो वहाँ पे किसी एक को घाटा लग सकता है। तो इंटरनेशनली ये डिसाइड किया गया कि क्यों ना एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम तैयार करें जिसमें हम पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो भी व्यापार हो या जो भी साइंटिफिक डाटा शेयर हो रहे हैं या कोई एजुकेशन दिया जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसे एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ला दिया जाए जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट बना जिसे हम क्या कहते हैं, जैसे ये तो 3 है, MKS, FPS एंड CGS। तो नेक्स्ट वन इज SI जिसे कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और अब आपको पता लग गया होगा कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का क्या यूज़ है। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। इसी का यूज़ फॉर एग्जांपल अगर 2 कंट्री व्यापार करेंगे और जैसे मैंने बताया साइंटिफिक डाटा शेयर करना या कुछ भी शेयर करना तो किस सिस्टम ऑफ यूनिट्स से शेयर करेंगे, SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स से शेयर करेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स से शेयर करेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स अधिकतर MKS सिस्टम को फॉलो करता है। मीटर किलोग्राम सेकंड जो सिस्टम है इसी को ही हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, SI सिस्टम कह सकते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कह सकते हैं। वेयर वी मेजर मास इन किलोग्राम, टाइम इन सेकंड एंड लेंथ इन मीटर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं और इनका नीड क्या है। तो आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक देखते हैं। पहले मेजरमेंट ऑफ मास को देखते हैं कि आखिर मास को मेजर कैसे करते हैं। तो आप सामने देख सकते हैं नंबर A है 1 ग्राम। 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या होता है, 1 किलोग्राम का 1000वां पार्ट होता है। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻³ किलोग्राम। B आप देख सकते हैं 1 मिलीग्राम। तो 1 किलोग्राम का 10 लाखवां पार्ट क्या होता है, 1 मिलीग्राम होता है। तो 10 लाख में कितने जीरो लगेंगे, 6 जीरो। तो 1/10 लाख। तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 10⁻⁶ kg। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट C, 1 कैरेट। जैसे कहते हैं नहीं 1 कैरेट गोल्ड, तो 1 कैरेट 1 kg का 5000 पार्ट होता है। तो 1 किलोग्राम अपॉन 5000 कितना आएगा, 2 × 10⁻⁴ kg, या 1 कैरेट इज इक्वल टू आपका आएगा 2 × 10⁻⁴ kg इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम। फिर देखते हैं 1 AMU जिसे कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इसकी वैल्यू होती है 1.66 × 10⁻27 ग्राम। इसके साथ साथ आप देख सकते हो 1 स्लग इज इक्वल टू 14.57 ग्राम। नेक्स्ट है 1 कुंटल, ये होता है 100 kg के बराबर। इसी के साथ साथ 1 मीट्रिक टन इज इक्वल टू होता है 1000 kg या 10 कुंटल के बराबर। लास्ट है आपका 1 चंद्रशेखर लिमिट। एक चंद्रशेखर लिमिट सन के मास का 1/4 टाइम्स होता है। तो ये आएगा 1 CSL इज इक्वल टू 1.4 इंटू मास ऑफ सन। आगे हम देखते टाइम। तो
तो टाइम के बारे में आप देख सकते हो 1 मिली सेकेंड, ये होता है 10⁻³ सेकेंड के बराबर। फिर 1 माइक्रो सेकेंड, ये होता है 10⁻6 सेकेंड, या 1 माइक्रो सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻6 सेकेंड। फिर होता है 1 नैनो सेकेंड, नैनो सेकेंड 1 सेकेंड का 10⁻9 हो जाएगा तो 10⁻9 सेकेंड होगा। 1 पिको सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻12 सेकेंड। 1 सेक इज इक्वल टू 10⁻8 सेकेंड। आप आगे देख सकते हैं 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, ये आएगा आपका 3600 सेकेंड। 1 डे आपका हो जाएगा 86400 सेकेंड, और 1 ईयर आपको 365 डेज मिलेंगे, जिसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे आवर में कन्वर्ट होगा, फिर 60 क्रॉस 60 कर देंगे सेकेंड में चेंज हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपको टोटल सेकंड एक साल में मिलेगा 3.156 इंटू 10⁻7 सेकंड। तो नेक्स्ट आते हैं लेंथ पे। तो आप देख सकते हैं सामने 1 फर्मी इज इक्वल टू होता है 10⁻15 मिनट। अब यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा 10⁻15 होता है, ये एक्चुअली न्यूक्लियस के साइज के बराबर होता है। तो फर्मी का यूज हम यहाँ पे करेंगे जब हमें न्यूक्लियस के साइज के बारे में देखना होता है। अगला देखते हैं 1 एंगस्ट्रॉम, जो कि होता है 10⁻10 मीटर। एक्चुअली कोई भी वेव होता है तो उसका वेवलेंथ जो मेजर करना होता है, इलेक्ट्रिक वेव का वेवलेंथ मेजर करना होता है, या किसी वेव का वेवलेंथ मेजर करना होता है, तो हम किससे इसको मेजर करते हैं? एंगस्ट्रॉम में, जो कि होता है 10⁻10 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं व्हेन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। व्हेन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या कहते हैं? मान लेते हैं इधर क्या है आपका सन और इधर क्या है अर्थ। तो सन और अर्थ के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होता है, इसी को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर होता है। तो दैट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो वैल्यू होगी वो होगी 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं 1 लाइट ईयर। अब देखते हैं यहाँ पे 1 लाइट ईयर, मान लेते हैं पॉइंट ए से कोई लाइट चली और 1 साल बाद ये कहाँ पे पहुँची? पॉइंट बी पे। तो लाइट जितना डिस्टेंस कवर करेगी, कभी कभी लोग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लाइट ईयर किसकी यूनिट है, तो लोग कहते हैं समय की। बच्चों ये समय की यूनिट नहीं है, ये डिस्टेंस की यूनिट है। पॉइंट ए से लाइट चलना शुरू करती है, 1 साल बाद बी पे पहुंचेगी, तो इस दौरान ये जो डिस्टेंस कवर करेगी उसे 1 लाइट ईयर कहेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस, यूनिवर्स आपका बहुत बड़ा है, इतने लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम किलोमीटर मीटर का यूज नहीं करते, इसके लिए हमें बड़ी यूनिट चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टार से दूसरे स्टार के बीच की दूरी, रात में जो आप स्टार देखते हो वो लगभग 5000 लाइट ईयर दूरी पे है। इसका मतलब जो स्टार आपको करंट टाइम पे दिख रहा होगा वहां से लाइट 5000 साल पहले चली होगी। तो जो आप आसमान देखते हो एक्चुअली वो 5000 साल पुराना आसमान आप देख रहे होते हो, क्योंकि लाइट लगभग 5000 साल पहले वहां से चली थी। तो दैट इज लाइट ईयर। अगर इसको किलोमीटर में देखा जाए तो ये कितना होगा? ये लगभग होगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के करीब होगा। और नेक्स्ट नंबर 5 देख सकते हैं आप, पारसेक। तो 1 पारसेक का मतलब समझने से पहले ये देखिए, ये मान लेते हैं 1 डिग्री है, 1 डिग्री को 60 भागों में तोड़ दीजिए तो ये जो मिलेगा उसे मिलता है 1 मिनट। और 1 मिनट को 60 पार्ट में तोड़ दो तो ये जो डिस्टेंस, मतलब ये जो एंगल मिलेगा इसे कहेंगे 1 सेकेंड। तो अब हमें इसका ध्यान रखना है, 1 सेकेंड का ध्यान रखना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या है? सन, और यहाँ पे क्या है? अर्थ, जिसकी बीच की दूरी मैंने कहा ना कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की होती है, जो कि आप एग्जैक्ट देख सकते हो, अभी आपको बताया मैंने। और इन दोनों को अगर हम मिलाते चले, अगर यहाँ से देखोगे तो इनके बीच का एंगल आपको मान लेते हैं 90 दिख रहा है। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे और उस पॉइंट तक जाइए, ओके, तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे इसका एंगल क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड हो जाए। तो वहीं पे रुक जाना है। मान लेते पॉइंट ओ पे एंगल 1 सेकेंड हो जा रहा है और उस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी, मेरी बात फिर से समझिए, एंगल आपको क्या लेना है? 1 डिग्री। ऐसे एंगल से आपको देखना है जहाँ पे सन और अर्थ ही दिखे। कितना? 1 सेकेंड अगर ये एंगल हो तो ये जो दूरी होगी ओ से लेकर के, ये मान लेते ये है बी पॉइंट, तो ओ से लेकर के बी की दूरी क्या कहलाएगी? 1 पारसेक। और ये लाइट ईयर से क्या हो जाएगी? बड़ी दूरी होती है। और इसकी जो वैल्यू होती है देखिए
ओ बी इज इक्वल टू 1 पारसेक हुआ। कब होगा? जब एंगल 1 सेकेंड होगा और इन दोनों के बीच का एंगल 1 सेकेंड होगा, जिनका ऑलरेडी डिस्टेंस कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर है। तो अगर हम कैलकुलेट करें एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से, तो हमें 1 पास्कल की जो वैल्यू मिलेगी 3.08 इंटू 10 द पावर 16 मीटर। ये हो जाएगा 3.08 इंटू 10 द पावर 16 मीटर, आप जैसा देख सकते हैं। वहीं पे आप लाइट एयर की वैल्यू अगर देखिए तो वो कितना मिलता है? 9.461 इंटू 10 द पावर 15 मीटर। तो जाहिर सी बात है कि 1 पारसेक की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी कंपैरिजन टू लाइट एयर के। तो आज का लेसन यहीं पे, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। ऐसे ही और लेक्चर देखने के लिए, अगली टॉपिक आपको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।